हेलो दोस्तों, के बी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पर 2023 के लिए अर्थशास्त्र यानी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं, जिससे 2-3 क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और इसी के साथ आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो वो है आपका तृतीयक क्षेत्र। भारत की कुल जन श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो लगभग 60 से 70% मिलता है। यहाँ पे 60 ऑप्शन में दिया गया है तो 60 को ही हम मानेंगे। और यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र में जो श्रम लगभग कृषि लगभग में हुआ है तो लगभग ये 70 के आसपास होना चाहिए था। 64% इसको मतलब सही मानना चाहिए था हम लोगों को, 64%। भारत की अधिकतर जो बेरोजगारी जो किस प्रकार की है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। यहाँ पर भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है तो कौन? NSSO एकत्रित करता है। बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है तो उपरोक्त सभी। और कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? अदृश्य बेरोजगारी होती है। कृषि में बेरोजगारी के स्वरूप देखने को मिलता है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका उपरोक्त सभी है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक है? तो उपरोक्त दोनों, एक मौसमी बेरोजगारी, एक अदृश्य बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। और इसी के साथ छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि भारत में जो है शिक्षित लोग बहुत हैं लेकिन जो है उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, यही शिक्षित बेरोजगारी का कारण है। यही मतलब मेन शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो DT लाकड़ावाला। स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1951 में। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है तो ये जो आपका चक्रीय बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, ये सभी हैं। और संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? योजना आयोग, जिसका नाम अब बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थिति है तो हैदराबाद में स्थित है ये। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीय आय कहलाती है ये। और मतलब राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया है कि बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय आय उत्पाद है। और वहीं पे भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो कहाँ से होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ये जो है अनुमानित भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, गणना की जाती है। और भारत की राष्ट्रीय आय से संकलित योगदान है, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो कह सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र का है। और भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। योजना काल के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवाएं। जैसे जैसे सर्व अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। प्रोफेसर महालेनोविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में। सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। मुद्रा एवं बैंकिंग, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है तो रुपया है। मुद्रा संकुचन का कारण होता है तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। निम्न में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण का सही सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके जो है ये पेट में पूछने के पूरे चांस है इसके। मुद्रास्फीति से बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है तो इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति।
घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। निम्न में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देनदार। और यहाँ पर बात करते हैं मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो ऋणी। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? उपरोक्त सभी। और इसके अलावा निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति का नियंत्रण में विधि नहीं है? तो यहाँ पर बाजार में ब्याज दर में कमी। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है, तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मंदी के समय मुद्रास्फीति को जो है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। भारत में का सबसे बड़ा बैंक क्या है? आरबीआई है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। और भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? अर्थात आरबीआई को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। स्थापना 1935 में हुई थी। और इसके अलावा बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो ये निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। 2 रुपये और उसमें से अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। और व्यापार बैंकों द्वारा जनित खास की ऋण साख की नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के विदेशी विनिमय